नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश वो 15 दिन के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी पाठक और आप देख रहे हैं सप्त सिंधु। 4 अगस्त 1947 सोमवार दिल्ली में वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की दिनचर्या रोज के मुकाबले जरा जल्दी शुरू हुई। दिल्ली का वातावरण उमस भरा था, बादल घिरे हुए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। कुल मिलाकर पूरा वातावरण निराशाजनक और एक बेचैनी से भरा था। वास्तव में देखा जाए तो सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए माउंटबेटन के सामने अभी 11 रातें और बाकी थी। हालांकि उसके बाद भी वे भारत में ही रहने वाले थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में। लेकिन उस पद पर कोई खास जिम्मेदारी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि 15 अगस्त के बाद तो सब कुछ भारतीय नेताओं के कंधे पर आने वाला था। परंतु अगले 11 दिन और 11 रातें लॉर्ड माउंटबेटन के नियंत्रण में ही रहने वाली थी। इन दिनों में घटित होने वाली सभी अच्छी बुरी घटनाओं का दोष अथवा प्रशंसा उन्हीं के माथे पर, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के माथे पर आने वाली थी। इसलिए ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी और उतनी ही उनकी चिंताएं भी। सुबह की पहली बैठक बलूचिस्तान प्रांत के संबंध में थी। फिलहाल इस संपूर्ण क्षेत्र में अंग्रेजों का निर्विवाद वर्चस्व बना हुआ था। ईरान की सीमा से लगा ये प्रांत मुस्लिम बहुल था। इस कारण ऐसा माना जा रहा था कि यह प्रांत तो पाकिस्तान में शामिल हो ही जाएगा। लेकिन इस कल्पना में एक पेंच था। बलूच लोगों के तार, संस्कृति एवं मन कभी भी पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के मुसलमानों से जुड़े हुए नहीं थे। बलूच लोगों की अपनी एक अलग विशिष्ट संस्कृति थी, स्वयं की अलग भाषा थी। बलूच भाषा काफी कुछ ईरान के सीमावर्ती बलूच लोगों से मिलती जुलती थी। इस बलूच भाषा और संस्कृति में अवस्था नामक भाषा की झलक दिखाई देती थी, जो कि संस्कृत भाषा से मिलती हुई थी। इसी कारण पाकिस्तान में शामिल होना कभी भी बलूच जनता के सामने पहला या अंतिम विकल्प नहीं था। बलूच जनता का मत भी 2 भागों में बटा हुआ था। कुछ लोगों की इच्छा थी कि बलूचों को ईरान में विलीन करना चाहिए, लेकिन समस्या ये थी कि ईरान में शिया मुसलमानों का शासन था और बलूच तो सुन्नी मुसलमान थे। इस कारण वह विकल्प खारिज कर दिया गया। अधिकांश नेताओं का मानना था कि भारत के साथ मिलना अधिक सही होगा। इस विचार को कई नेताओं का समर्थन भी हासिल था, लेकिन भौगोलिक समस्या आड़े आ रही थी। बलूच प्रांत और भारत के बीच में पंजाब और सिंध का इलाका आता था, तो इस विकल्प को भी मजबूरी में खारिज करना पड़ा। अंततः 2 ही विकल्प बचे थे, या तो बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहे या फिर मजबूरी में पाकिस्तान के साथ मिल जाए, जहां संभव ही सुन्नियों का बहुमत रहेगा। माउंटबेटन की आज की बैठक इस विषय को लेकर होने जा रही थी। इस विशेष बैठक में बलूचिस्तान के खान ऑफ कलात कहे जाने वाले मीर अहमद यार खान और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। जिन्ना को 7 अगस्त के दिन कराची जाना था, इसलिए उनकी सुविधा को देखते हुए 4 अगस्त के दिन सुबह ये बैठक रखी गई थी। इस बैठक में मीर अहमद यार खान ने भविष्य के पाकिस्तान के संदर्भ में अनेक शंकाएं उपस्थित की। उनके अनेक प्रश्न थे। माउंटबेटन का स्वार्थ ये था कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलीन हो जाना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे स्वतंत्र देशों के बीच सत्ता का हस्तांतरण करना उनके लिए कठिन कार्य था। इसलिए जब इस बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना बलूच नेता मीर अहमद यार खान को बड़े बड़े भारी भरकम आश्वासन दे रहे थे, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ये साफ साफ समझ रहे थे कि ये आश्वासन खोखले साबित होने वाले हैं। परंतु फिर भी अपनी परेशानी कम करने के लिए वे जिन्ना के समर्थन में हाँ में हाँ मिलाते रहे। 1.5-2 घंटे चली इस महत्वपूर्ण बैठक के अंत में मीर अहमद यार खान पाकिस्तान में विलीन होने के पक्ष में थोड़े से झुके हुए दिखाई दिए, परंतु फिर भी उन्होंने अपना अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया और ये बैठक अनिर्णय की स्थिति में समाप्त हो गई। उधर दूर पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में आतंक ने आज अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया है। पंजाब का लायलपुर इलाका बेहद उपजाऊ जमीन वाला है, इसलिए यहाँ के लोग धनवान एवं समृद्ध हैं। कपास एवं गेहूं की जबरदस्त पैदावार होती है और कपास के कारण कई सूती मिलें, कारखाने इस जिले में हैं। आटे और शक्कर की भी कई मिलें हैं। लायलपुर, गोजरा, तंदेवाल, जंडवाला, इन नगरों में बड़े बड़े बाजार हैं। ये सारी मिलें, कारखाने, बाजार अधिकतर हिंदू सिख व्यापारियों के नियंत्रण में ही है।
बड़ी बड़ी 60 कंपनियां हिंदुओं और सिखों के पास है, जबकि मुसलमानों के पास केवल 2 ही है। समूचे जिले की 75% जमीन सिखों के पास है। खेती से संबंधित शासन की कमाई का 80% हिस्सा सिखों के माध्यम से ही आता है। लायलपुर में पिछले वर्ष 1946 में हिंदुओं और सिखों ने 61,90,000 रुपए का कर भरा था, जबकि मुसलमानों ने केवल 5,30,000 रुपए का। जब ये खबरें आने लगी कि लायलपुर पाकिस्तान में शामिल होगा और मुस्लिम लीग के पोस्टर दिखाई देने लगे, तब भी हिंदू और सिख व्यापारियों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। जिले के डिप्टी कमिश्नर हमीद मुसलमान होने के बावजूद निष्पक्ष रवैया अपनाए हुए थे, इसलिए हिंदू सिखों को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उन्हें इस क्षेत्र में कोई दिक्कत होगी। आज यानी 4 अगस्त 1947 को जिले के जरनवाला में मुस्लिम नेशनल गार्ड की एक बैठक चल रही है। 15 अगस्त से पहले इस पूरे जिले के हिंदू सिख व्यापारियों और किसानों को यहाँ से मारकर कैसे भगाना है और उनकी संपत्ति, जमीन, मकान अपने कब्जे में कैसे किया जाए, इस बारे में गंभीर चर्चा चल रही है। लाहौर से आए मुस्लिम नेशनल गार्ड के पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू सिखों की लड़कियों को छोड़कर सभी को मारा जाए। आज की रात को छोटी छोटी कार्यवाहियां करने का निश्चय किया गया। मध्य रात्रि को सूती मिलों के मालिकों के मकानों पर हमला करना तय हुआ। यदि आज की रात यानी 4 अगस्त को किसी व्यक्ति ने हिंदू और सिखों से ये कहा होता कि अगले 3 सप्ताह के भीतर लायलपुर जिले के लगभग सभी हिंदू सिख अपनी अपनी संपत्ति, समृद्धि, मकान, जमीन छोड़कर निसहाय स्थिति में शरणार्थी शिविर में रोटी के 2 टुकड़ों के लिए मोहताज होने वाले हैं, इनमें आधे से अधिक हिंदू सिख काट दिए जाएंगे और कई हजार हिंदू लड़कियों को उठा लिया जाएगा, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को लोगों ने पागल कहा होता। परंतु दुर्भाग्य से यही सही था और वैसा हुआ भी। दिल्ली के 17 योक रोड अर्थात नेहरू के निवास स्थान पर तमाम दौड़ धूप जारी थी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा था। इस संबंध की अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी थी। कल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मंत्रिमंडल स्थापना के संबंध में जो पत्र दिया जाना था वह रह गया था, इसलिए आज सुबह नेहरू ने वह पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर भिजवाया। इधर श्रीनगर में गांधी जी की सुबह हमेशा की तरह ही हुई। पिछले 3 दिनों से उनका निवास स्थान अर्थात किशोरीलाल सेठी का घर काफी आरामदेह था, परंतु अब गांधी जी के प्रस्थान का समय आ चुका था। उनका अगला ठिकाना जम्मू था। हालांकि वहां पर वे अधिक समय रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें आगे पंजाब में जाना था। इसलिए नित्य प्रार्थना समाप्त करने के बाद गांधी जी ने स्वल्पाहार ग्रहण किया। शेख अब्दुल्ला की बीवी यानी बेगम अकबर जहां और उनकी लड़की सुबह से ही गांधी जी को विदा करने के लिए पहुंचे हुए थे। बेगम साहिबा की तहे दिल से ये इच्छा थी कि गांधी जी अपने संपूर्ण प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए शेख अब्दुल्ला को जेल से बाहर निकालने का प्रयास करें। इसी विषय पर वे बारंबार गांधी जी को स्मरण दिलवाती रहती थी। गांधी जी भी अपने दांत विहीन पोपले मुंह से मुस्कुराते हुए उन्हें समर्थन देते रहते थे। आपको बता दें कि उस समय बेगम साहिबा को कतई अंदाजा नहीं था कि गांधी जी की इस मेजबानी और उनकी लगातार विनती का फायदा होगा और शेख अब्दुल्ला साहब उनकी सजा पूरी होने से काफी पहले केवल 1.5 माह में ही जेल से बाहर आएंगे। दरवाजे के बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था। मेजबान यानी किशोरीलाल सेठी स्वयं सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान रखे हुए थे। महाराज हरि सिंह के राज दरबार से भी एक अधिकारी गांधी जी की विदाई के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक 10 बजे गांधी जी के इस काफिले ने अपनी पहली कश्मीर यात्रा का समापन करते हुए जम्मू की दिशा में प्रवास शुरू किया। उधर कराची में सईद हारून 19 वर्ष का एक लड़का जिन्ना का परम भक्त कराची में ही पैदा हुआ और बड़ा हुआ और आगे जाकर कॉलेज में मुस्लिम नेशनल गार्ड के संपर्क में आया और उनका कट्टर कार्यकर्ता बन गया। दोपहर 4 बजे कराची के क्लिफ्टन नामक एक धनाढ्य बस्ती में स्थित एक मस्जिद में उसने कुछ मुसलमान युवकों की बैठक रखी थी। कराची से सारे के सारे हिंदुओं को मारकर भगाने के लिए भिन्न भिन्न उपायों पर चर्चा करने के लिए ये बैठक थी। 7 अगस्त को साक्षात जिन्ना कराची में पधारने वाले थे। उनके स्वागत की तैयारियां भी इस चर्चा का एक प्रमुख मुद्दा था।
मुस्लिम नेशनल गार्ड के सभी कार्यकर्ता भावुक हो चले थे। पिछले कुछ दिनों से इन सभी का प्रशिक्षण चल रहा था, लेकिन इनमें से एक लड़के गुलाम रसूल का कहना था कि आरएसएस वाले ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रशिक्षण देते हैं। अंत में ये सहमति बनी कि आरएसएस के कार्यकर्ता और कुछ सिखों को छोड़कर बाकी कहीं से अधिक प्रतिकार होने की उम्मीद कम ही है। इसके अनुसार ही हिंदुओं पर हमला किया जाएगा। सुबह वॉइसरॉय हाउस में बलूचिस्तान संबंधी अपनी बैठक निपटाकर बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना अपने 10 औरंगजेब रोड स्थित बंगले में वापस आए। दिल्ली के लुटियन जोन का ये बंगला जिन्ना ने 1938 में खरीदा था। इस विशालकाय बंगले की दीवारों ने पिछले 4-5 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकें देखी थी। जिन्ना कुछ महीने पहले ही समझ चुके थे कि दिल्ली से अब उनका दाना पानी उठने वाला है, इसलिए उन्होंने यह बंगला 1 महीने पहले ही प्रसिद्ध व्यवसायी रामकृष्ण डालमिया को बेच दिया था। जिन्ना को यह आभास हो चला था कि अब शायद अगली 2 या 3 रातें ही इस बंगले में उनकी अंतिम रातें साबित होने जा रही हैं। गुरुवार 7 अगस्त की दोपहर को वे लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा उपलब्ध करवाए गए विशेष डकोटा विमान से कराची जाने वाले थे। कराची यानी पाकिस्तान में, उनके सपनों के देश में। इस बीच उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल को समय दे रखा था। ये प्रतिनिधिमंडल था दक्षिण भारत की विशाल रियासत हैदराबाद के निज़ाम का। निज़ाम भारत में विलय नहीं चाहता था, उसे पाकिस्तान में शामिल होना था। भौगोलिक रूप से ये नितांत असंभव था, इसलिए निज़ाम को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यानी हैदराबाद स्टेट के रूप में ही रहने की इच्छा थी। स्वतंत्र राष्ट्र की इच्छा रखने वाले हैदराबाद के निज़ाम को अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह की आवश्यकता थी। चूंकि हैदराबाद भारत के बीच में स्थित था, तो उसके पास कोई समुद्री किनारा नहीं था, इसलिए हैदराबाद स्टेट को भारत के बीच से किसी बंदरगाह के लिए सुरक्षित मार्ग मिले, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखें, ऐसी विनती लेकर यह प्रतिनिधिमंडल आया था जिससे जिन्ना चर्चा करने वाले थे। जिन्ना ने हैदराबाद के इस प्रतिनिधिमंडल की अच्छी खातिरदारी की। वे निज़ाम को दुखी भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आखिर एक बड़े भूभाग पर निज़ाम का शासन था। उनके पास अकूत धन संपदा थी और वह मुसलमान भी थे। इसीलिए जिन्ना ने इस प्रतिनिधिमंडल की बातें बड़े ध्यान से सुनी। वॉइसरॉय को वे ठीक वैसा ही पत्र लिखेंगे, ऐसा आश्वासन भी उन्होंने इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को दिया। शाम ढलने लगी थी और आकाश में अभी भी बादल छाए हुए थे। मुंबई के लेमिंगटन रोड पर नाज सिनेमा के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय हालांकि छोटा सा ही है, परंतु आज के दिन इस पूरे परिसर में एक विशिष्ट चैतन्यता का आभास हो रहा है। अनेक स्वयंसेवक कार्यालय की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। शाम का अंधेरा हो चुका है और दिया बत्ती का समय है। आज कार्यालय में प्रत्यक्ष सरसंघचालक श्री गुरुजी उपस्थित हैं। सभी को गुरुजी से भेंट करने की इच्छा थी और गुरुजी के साथ ऐसी अनौपचारिक बैठकें बहुत लाभदायी सिद्ध होती थी। परंतु आज के दिन स्वयं सेवकों के मन में इस बैठक को लेकर कौतूहल के साथ ही चिंता भी है, क्योंकि कल से गुरुजी 4 दिनों के सिंध प्रवास पर जा रहे हैं। 3 जून के निर्णय के अनुसार समूचा सिंध प्रांत पाकिस्तान के कब्जे में जाने वाला है। कराची, नवाबशाह जैसे समृद्ध शहरों वाला सिंध प्रांत भारत में नहीं रहेगा। इसकी त्रासदी प्रत्येक स्वयंसेवक के मन में है। संघ स्वयंसेवकों के मन में इससे भी अधिक चिंता का कारण ये है कि सिंध प्रांत में जबरदस्त दंगे शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग के मुस्लिम नेशनल गार्ड ने 15 अगस्त से पहले सिंध से सभी हिंदुओं का सफाया करने का निश्चय किया है। चूंकि कराची शहर जिन्ना के निवास के कारण होने जा रहे पाकिस्तान की अस्थायी राजधानी जैसा बन चुका है, इसलिए इस शहर में बड़े पैमाने पर पुलिस और सेना का बंदोबस्त है। इसी कारण कराची शहर में हिंदुओं पर होने वाले आक्रमणों और अत्याचारों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम है। लेकिन हैदराबाद, नवाबशाह जैसे शहरों एवं ग्रामीण भागों में बड़े पैमाने पर हिंसाचार, हिंदुओं की लड़कियां उठा लेना, उनके मकान और कारखाने जलाना, 2-4 हिंदू कहीं अलग से दिखाई दे जाएं तो उन्हें दिन दहाड़े काट डालना जैसी असंख्य घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में गुरुजी की सुरक्षा की चिंता प्रत्येक स्वयंसेवक के मन में है और उनके चेहरे पर झलक रही है।
समूचा सिंध प्रांत जल रहा है, दंगों की आग भड़क चुकी है। हिंदुओं की लड़कियां उठाना मुसलमान गुंडों का प्रिय शगल बन चुका है। अनेक स्थानों पर जहां पुलिस कम संख्या में है, वहां पुलिस का भी सक्रिय समर्थन इन मुस्लिमों को मिला हुआ है। इस कठिन परिस्थिति में संघ के स्वयंसेवक अपने स्तर पर हिंदुओं की यथासंभव मदद कर रहे हैं और उन्हें सुरक्षित भारत पहुंचाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। इन्हीं बहादुर संघ स्वयंसेवकों से भेंट करने के लिए गुरुजी अपने साथ डॉक्टर आबाजी थत्ते को लेकर सिंध प्रांत के दंगाग्रस्त इलाके में जा रहे हैं। रात के 11 बज चुके हैं और अगस्त महीने की ये नमी भरी रात है। सिंध, बलूचिस्तान, बंगाल, इन प्रांतों में अधिकांश हिंदुओं और सिखों के घरों में रत जगा जारी है। दहशत के इस वातावरण में भला किसी को नींद आती भी तो कैसे। घर के बाहर युवाओं की गश्त चल रही है, जबकि घर के अंदर जितने भी शस्त्र मौजूद हैं उन्हें लेकर सभी आबाल वृद्ध चिंतित चेहरे लेकर रात भर बैठे रहते हैं। देश के अधिकारित विभाजन में अब केवल 10 रातों का ही समय बचा है। गांव तो क्या, लगभग शहरी इलाकों को टक्कर देता हुआ है। इस गांव में हिंदू और सिख बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए उनका आशावाद ऐसा है कि शायद इस गांव पर मुसलमानों का हमला नहीं होगा। लेकिन रात के 11 बजे अचानक गांव की 3 दिशाओं से 50-50 के जत्थों में मुस्लिम नेशनल गार्ड के हमलावर कार्यकर्ता तेज धारों वाली तलवारें, फरसे और चाकुओं के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए दौड़ते आए। इस हमलावर भीड़ ने सरदार करतार सिंह के घर को सबसे पहले निशाना बनाया। करतार सिंह का मकान सादा मकान नहीं बल्कि एक मजबूत गढ़ी है। अंदर सरदार करतार सिंह का 18 सदस्यीय परिवार है। वे भी अपनी अपनी कृपाणें एवं तलवार लेकर तैयार बैठे हैं। स्त्रियों के हाथों में लाठियां और चाकू हैं। करतार सिंह की आंखों में गुस्से से खून उतर आया है। इतने में मकान के बाहर से केरोसिन में भिगोया हुआ कपास और कपड़े का बना हुआ एक जलता हुआ गोला बाहर पड़ी खटिया पर आ गिरा। खटिया जलने लगी। इतने में वैसे ही कई कपड़े के जलते हुए गोले घर के अंदर बरसने लगे। मजबूरी में करतार सिंह और उनके परिवार को किले जैसे मजबूत घर से बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का उद्घोष करते हुए क्रोध की ज्वाला अपनी आंखों में लिए करतार सिंह के परिवार के 11 पुरुष अपनी तलवारें और कृपान लेकर बाहर निकले। लगभग आधे घंटे तक उन्होंने मुसलमानों के उस विशाल आक्रांत समूह का बड़ी हिम्मत और वीरता से जवाब दिया। गांव वाले अन्य हिंदू इनकी मदद के लिए दौड़े आए, इसलिए केवल 2 लोगों को ही बचाना संभव हो सका। घर में छिपी बैठी 7 स्त्रियों में से 4 वृद्ध स्त्रियों को मुस्लिम नेशनल गार्ड के कार्यकर्ताओं ने जलाकर मार डाला, जबकि 2 जवान सिख लड़कियों को वे उठाकर भाग निकले। करतार सिंह की पत्नी कहाँ गई, किसी को नहीं मालूम। मुसलमानों द्वारा दहशत का निर्माण किया जा चुका था। 4 अगस्त की मध्य रात्रि तक अनेक स्थानों पर ऐसे ही हजारों हिंदू सिख परिवार अपना सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान में शरण लेने की मनोस्थिति में आ चुके थे।